पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के कुशल नेतृत्व में जनपद जौनपुर में पड़ोसी जनपदों से समन्वय स्थापित करते हुए विशेष रूप से जनपद प्रयागराज और वाराणसी जनपद से जो प्रेस नोट जारी हुआ है, ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है, उससे समन्वय स्थापित करते हुए एक बहुत ही अच्छी ड्यूटी चार्ट और ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। इसके अनुसार सभी जनपद के जो महत्वपूर्ण मुख्य मार्ग हैं, प्रयागराज हाईवे, प्रतापगढ़ हाईवे, जौनपुर आजमगढ़ हाईवे, जौनपुर से शाहगंज मार्ग, शाहगंज से जौनपुर मार्ग और केराकत से चंदवक मार्ग, मड़ियाहू से वाराणसी मार्ग, जौनपुर से भदोही मार्ग, जौनपुर से जंघई होते हुए बरना पुल प्रयागराज मार्ग, ये जितने भी हमारे महत्वपूर्ण मार्ग हैं जिनसे गाड़ियों का आवागमन होना है, उस पर सभी स्ट्रेटजिक पॉइंट्स पर डायवर्जन की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। 3 शिफ्टों में ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। सभी ड्यूटियों को ब्रीफ कर दिया गया है। सभी ड्यूटियाँ बॉडी वन कैमरा से लैस होंगी। छाते एवं रेनकोट का इस्तेमाल करेंगी ताकि ड्यूटी के दौरान उन्हें कोई असुविधा न हो। सभी ड्यूटियाँ एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होंगी। सभी के मोबाइल नंबर का आदान प्रदान करा दिया गया है। पड़ोसी जनपदों से भी संपर्क बनाए रखेंगे। इसके अतिरिक्त सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से भी आच्छादित है, उनकी निगरानी की जा रही है। रूट में मांस एवं मदिरा की दुकानें, जो कांवड़ियों की यात्रा से संबंधित मुख्य मार्ग है, वहाँ पर मांस मदिरा की दुकानों को वहाँ से शिफ्ट करा दिया गया है। और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हमारे जनपद जौनपुर में यात्रियों, कांवड़ यात्रियों की यात्रा सुखद एवं मंगलमय हो। सर, आज यहाँ गैस पाइपलाइन लीकेज हुआ है, क्या मामला है पूरा? शहर में इंडियन ऑयल और अदानी की कोलैबोरेशन से एक पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन गई है जो घरों को सप्लाई होती है। तो उसमें लीकेज की सूचना मिली थी थाने के द्वारा। तो तत्काल उसमें जो विद्युत विभाग है और जो संबंधित विभाग है वो सूचना दी गई और उनकी टीम द्वारा जो है तत्काल जो है कार्रवाई करके पाइपलाइन को और उसमें कुछ और कार्रवाई से जारी की। सर, स्थानीय लोग को इससे कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, वर्तमान वो समस्या का समाधान कर दिया है और इसको बेहतर तरीके से दुरुस्त कर दिया। सर, इसके पहले भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को एक नोटिस जारी की गई थी इनकी तरफ से, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है। अब तो ये बता रहे हैं क्या कार्रवाई होगी पहले, यही बेहतर बता सकते हैं। आगे हम लिखवा लेंगे कि अगर इस तरह की कोई बात होती है तो प्रॉपर कार्रवाई की जाए। ठीक। जिला में घटना हुई है, गैस रिसाव होने लगा, कैसे हुआ, क्या घटना, क्या कारण था? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के द्वारा जो है इलेक्ट्रिक पोल लगाए जा रहे थे बिना किसी सूचना के, जिसकी वजह से उन्होंने खुदाई करते वक्त गैस पाइपलाइन फट गई है और उसकी वजह से सारा का सारा एरिया भी अभी बंद है फ़िलहाल में और कोई घटना नहीं होने दी गई। वॉल चैम्बर लगे हुए हैं हमारी जगह जगह, तो हमने क्लोज कर दिया था। वॉल चैम्बर से गैस कंट्रोल कर ली गई है। अभी कुछ ही टाइम के अंदर 1 से 1.5 घंटे के अंदर गैस सब जगह रिज्यूम कर दी जाएगी। ये आपको कितने बजे सूचना कितने बजे मिली आपको? ये अप्रॉक्स हमको करीब 1:30 के अप्रॉक्स पे आसपास हमको पता चला है। कितने बजे? और करीब 1:45 बजे हम लोग 15 मिनट पहले हुई थी उसके। और जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले लोग जो भी काम कर रहे थे, उनके जो भी कॉन्ट्रैक्टर थे, ट्रैक्टर से शायद खुदाई कर रहे थे, यहाँ पूछने पता चला और इसके बाद वो तुरंत वहाँ से भाग गए। अच्छा, गैस रिसाव होने लगी तो वो लोग भाग गए? वो इसके बाद वो लोग तुरंत भाग गए यहाँ से। अभी आप क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे, इस तरह की घटना कहीं भविष्य में आगे ना हो? पिछली बार भी हम लोगों ने एक लेटर उनको दे के सूचित किया था, सेम जगह पे उन्होंने इस तरह से डैमेज किया था। तो इस बार हम लोग कोई ना कोई उन पर उचित कार्रवाई करेंगे मैनेजमेंट से बात करके। अभी हमारा पहला है कि जितने लोगों की गैस सप्लाई बंद हो गई उन सबका गैस सप्लाई स्टार्ट किया जाए जल्दी से जल्दी। ये वार्ड में गैस सप्लाई चल रही है? हाँ, इस वार्ड में गैस सप्लाई चल रही है। करीब 500-600 कस्टमर का गैस सप्लाई रुक गया है इसी के चक्कर में। शुभ नाम क्या है आपका, किस पद पर? और सर्वेश उपाध्याय, डिप्टी मैनेजर हूँ इंडियन ऑयल अदानी गैस में।
एक तरफ आना वाली गाड़ी दूसरी तरफ लग जा रही है। किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा। तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल की बाढ़ रोके बिना और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? तो आपको पहले यूपी की बाढ़ रोकें, नेपाल की बाढ़ रोकें, तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। तो देवे ना रसनो हमारे बताओ। अरे काहे ना देख रहा तू जोन बात बोला हाँ बोलो। मारा मारा तू, मारा तू। राशन ना देते ऊपर से मारे तैयार है। के कहे से राशन ना दे, तू के कहे से तू ना देते के कहे से ना देते राशन, तू ना देते राशन। राशन 5-5 किलो काट के देवे तू? हाँ तो दे राशन, राशन दे। क्यों बाबू कहा 5 किलो काटा था? हम कहा थे तू काटे है? राशन काट के दई है, अपने घरे देते देवे ना राशन तू हमें बताओ। काहे ना देख राजू तू बता। चला जाना अब। हाँ तुम्हारा तुम्हारा रंगदारी हम देखा थे, तुम्हारा मारा तू नहीं बोला। जा राजू ना जहाँ जाते जा। इतना बड़ा इनका रंगदारी रसनों दई है और जो है ऊपर से रंगदारी रखी है। राजू ये बोले बंद कर। नहीं इतना हमरे बाग खेती बाड़ी जो है हमारा राशन कटी है, हम खरीद खाए वाला हमारे कहाँ काटते थे राशन है। जा जा राजू जा, राशन कटी है। जा राजू। हम शिक्षा मित्र हैं। सन 2000 में प्राथमिक विद्यालय में कोई अध्यापक नहीं था, प्राथमिक विद्यालय बंद होने के कगार पे था। तब उस समय माननीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, एक शिक्षा मित्र की योजना लाए और उस योजना में एक है कि जो गांव का सबसे ज्यादा मेरिट वाला लड़का होगा, पढ़ा लिखा लड़का होगा, वही शिक्षा मित्र बनेगा। हम लोग 24 साल से काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बीच में उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, उन्होंने हमको सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त किया। 3.5 साल तक हम लोग वेतन पाए। कुछ अड़चने होने के कारण हमारा मैटर सुप्रीम कोर्ट गया। वर्तमान सरकार इस समय उस सुप्रीम कोर्ट में गलत हलफनामा, हमारे विपरीत जाकर गलत हलफनामा लगाया और उस गलत हलफनामे के कारण हमारा समायोजन रद्द हो गया। बनारस की धरती पे माननीय प्रधानमंत्री चिल्ला के उसी समय कहे थे कि शिक्षा मित्रों की समस्या मेरी समस्या है, मैं 3 माह के अंदर शिक्षा मित्रों को पुनः सहायक अध्यापक बना दूंगा। लेकिन आज 10 साल प्रधानमंत्री को उस पद पे बने हुए हैं, लेकिन आज कोई संवेदना नहीं व्यक्त की। उत्तर प्रदेश में इस महंगाई के दौरान में केवल हमको इस समय 10,000 रुपया मानदेय 11 माह के लिए मिलता। अब उसको जोड़ा जाए तो 9,000 रुपया प्रति माह हमको मिल रहा है और वहीं सहायक अध्यापक को 70 से लेकर 1.5 लाख रुपया तक मिलता है। अब ये बताइए कि इस पड़ाव में जो व्यक्ति 24 साल सेवा किया हो, अब 24 साल बाद हम जाए कहाँ? ना तो हम कंपटीशन क्वालिफाई कर सकते हैं, ना तो कुछ कर सकते हैं। हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि अगर हमारी इस बात को, इस बार आपने 3-4 बार हमको आश्वासन दिया कि कमेटी बना रहे हैं, इस बार हम कमेटा के चक्कर में हम लोग नहीं पड़ेंगे। आज हम श्रद्धांजलि के माध्यम से
उत्तर प्रदेश सरकार को चेताने आए हैं कि अगर हमारी बात को सुना नहीं गया तो आने वाले 5 सितंबर को लखनऊ के विधानसभा पर ईंट से ईंट बजाने का हम काम करेंगे, चाहे उसमें हमारी जाने क्यों न चली जाए, हम लोग तैयार हैं। क्योंकि 12,000 शिक्षा मित्र अब तक मर चुका है। अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। क्या मुख्य मांगे हमारी ये है कि जो हम काम करते हैं सहायक अध्यापक, वही काम हम करते हैं। हमको चपरासी बनाया नहीं गया, हम झाड़ू लगाते नहीं है, हम बच्चों को पढ़ाते हैं। हमको समान कार्य समान वेतन दिया जाए। जो सहायक अध्यापक वेतन पा रहा है उसकी जो सुविधाएं, हमको सुविधाएं दी जाए। आप कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट से समायोजन रद्द हुआ है, हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपको समान कार्य समान वेतन दिया जाए। अभी हाल में हमारा एक शिक्षा मित्र हाई कोर्ट गया था, डबल बेंच का फैसला है कि शिक्षा मित्रों को मानदेय में बढ़ोतरी किया जाए। जब आपको लेने की बात आती है तो आप कोर्ट का हवाला देते हैं, और जब देने की बात आती है तो आप चुप मार बैठ जाते हैं। ये निकम्मी सरकार, चाहे जितना निंदा किया जाए उतना कम है, लेकिन अब इस बार उत्तर प्रदेश का जज्बात शिक्षा मित्र बैठने वाला नहीं है। हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम लखनऊ की सरजमी पर 5 सितंबर को करने जा रहे हैं। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी दे रहा हूं कि अब शिक्षा मित्रों की जो मांगे, जायज मांगे हमारी हैं, उसको पूरा किया जाए। शिक्षा मित्रों और अपने सहपाठी महिला शिक्षा मित्र सबको अपने दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम किसान यूनियन के जो संगठन के पदाधिकारीगण हम आपके बीच में हैं, जो हम आपका समर्थन किए हैं, मैं और अपने शिक्षा मित्र भाइयों की तरफ से सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। क्या हमारे शिक्षा मित्र भाइयों बहनों का आंसू पोंछने के लिए किसान यूनियन दल के संगठन के नेता हम लोगों को आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं। आज आप यहाँ पे धरने पे बैठी हुई हैं, पूरे परिवार के साथ आई हैं, और क्या कुछ मामला है, किस मामले को लेकर आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं? हमारे ससुर का जमीन था, वकील थे जो देख रहे थे घर का, वो लोग अपने नाम करा लिए, उसी के लिए बैठे हैं। कौन लोग अपने नाम करा लिए? वेद प्रकाश हैं, वेद प्रकाश वकील। जमीन किसके नाम की है? हमारे दादा के, अब ससुर के। अच्छा, तो आज आप लोग यहाँ पे न्याय के लिए बैठी हुई हैं? जी हाँ। तो आप क्या मांग करना चाह रही हैं, सरकार से क्या मांग करना चाह रही हैं? हमारा मांग यही है कि हमारा जमीन हमको मिलना चाहिए। अच्छा, क्या आदेश हो गया आपके पक्ष में? जी। क्या नाम है आपका? नाम जमीन दर्ज नाम होना चाहिए। अच्छा, डीएम का आदेश का पालन। तो यहाँ पर आप बैठी, धरने पे बैठी हैं, पूरे परिवार के साथ बैठी, हाँ। बच्चों के साथ बैठी हैं। हाँ। तो लगातार अब क्या आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं। तो आप क्या मांग करना चाह रहे हैं? हम लोग का मांग है कि हम लोग का नाम दर्ज हो। नाम दर्ज हो खतौनी में? हाँ। कितने दिन से मामला चल रहा है? काफी दिन का, बहुत पुराना मामला है। अभी तक न्याय नहीं मिला? नहीं। क्या मामला है? यही मामला है कि बोलते हैं आज धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ मामला है, किस मामले को लेकर आप धरने पर बैठे हुए? हम धरने पे इसलिए बैठे हैं कि अराजी संख्या 50/51 डिसमिल का मामला है। 1348 से 1383 फसली तक हमारे दादा का नाम दर्ज है, और 1384 से लेकर 1389 फसली तक खतौनी तहसील व राज्य अभिलेखागार से गायब कर दिया गया है, और 1390 फसली से अब तक बेप्रकाश पुत्र बैजनाथ का नाम फर्जी तरीके दर्ज कर दिया गया। उनके पास कोई आधार है तो हमको दिखाते हैं, हम धरना पर समाप्त कर लेंगे। आपकी प्रमुख मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांगे है जिलाधिकारी महोदय के आदेश का पालन किया जाए और उनके वारिस का नाम दर्ज किया जाए, और खतौनी गायब करने वाले के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। आज आप पूरे परिवार के साथ बैठे हैं धरने पर, और आपकी पत्नी है, माता जी हैं, तो माता जी को भी धरने पे शामिल किए हैं, तो क्या? माता जी धरने पे इसलिए शामिल किए गए हैं
कि उनका कहना है कि जिला अधिकारी का आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है। अगर हम लोग गलत है तो हम लोग ऊपर दंडित कार्रवाई किया जाए, अगर हम सही है तो हम लोग को इंसाफ दिया जाए। बस यही कहाँ का मामला है क्या? ये मामला थाना लाइन में जाते शेखपुर मोहल्ले का मामला है, सदर का। कब से मामला ये चल रहा है? ये काफी दिन का पुराना मामला है। इसके संबंध में जांच हुआ है, वही जिला अधिकारी महोदय ने आदेश किए हैं, जो आदेश का पालन कंप्लायंस नहीं हो रहा है। आदेश कब का है? आदेश 2011 का है। तो आज 24 चल रहा है। जी हाँ। अभी तक क्यों नहीं हुआ? इसके लिए जिला अधिकारी और अधिकारी लोग हमको आश्वासन है तुम्हारा काम हो जाएगा, तुमको न्याय मिलेगा। क्या आश्वासन दे रहे हैं? कि तुम्हारे वारिस का नाम दर्ज हो जाएगा। तो एसडीएम साहब आप फाइल आदेश में रखे हैं, परंतु उन्होंने कहा कि हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ? अभी नहीं, जिसके कारण माताजी हमारे धरना भूख हड़ताल पर बैठी हैं। भूख हड़ताल पे हैं? जी हाँ। क्या नाम है आपका? संजय प्रजापति, थाली वाले। अब जय हिंद का नारा लगा। हाँ हाँ, इनकलाब का नारा लगाए। एक बार और बढ़िया सा, पीछे जा ही नहीं रहे, लगाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चोटी से उनका निशाना बहुत सटीक लगता था, क्योंकि जब भी आप हाइट से करेंगे तो निशाना तेज लगता है। ऐसी विषम परिस्थितियों में सेना ने ये साहस का परिचय देके कारगिल की जो चोटियां थी, द्रास की, बटालिक की और टाइगर हिल्स की स्पेशली, उससे पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़कर विजयश्री हासिल की थी। उसी विजय को याद करने के लिए, उसी विजय को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज अखिल भारतीय भूतपूर्व सैनिक संगठन जौनपुर द्वारा तथा जिला सैनिक पुनर्वास कल्याण केंद्र द्वारा इस कारगिल विजय का आयोजन किया गया है, जिसमें आप अपनी भागीदारी देकर हमें कृतार्थ कर रहे हैं। और जो आज भी बॉर्डर पे हमारे सैनिक हैं, उनके परिवार यहाँ हैं, उनको भी एक मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपके परिवार पर या आपके न रहने पर जो समस्याएं आएंगी, हम पूरी दृढ़ता के साथ आपका सपोर्ट करने के लिए, आपका समर्थन करने के लिए हम खड़े हैं और सदैव तत्पर रहेंगे, कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी दुर्गम हों, चाहे कितनी भी कठिन हों। और कारगिल वार दूसरा इसलिए जाना जाता है कि अभी तक हमने जो हमले झेले थे, सामने से झेले थे। कारगिल वार का जो हमला था वो पीछे से था। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हमारे देश की सेना इतनी स्ट्रांग है, अगर आप सामने से हमला करेंगे तो उसका जवाब वो देंगे ही देंगे, अगर आप पीछे से धोखे से भी हमला करेंगे तब पर भी हम जवाब देने से नहीं चूकेंगे। हालांकि इस युद्ध में हमारे लगभग 500 जवानों ने शहादत दी थी, शहीद हुए थे, और लगभग 1300 जवान घायल हुए थे, कैजुअलिटी हुई थी। फिर भी हमने पाकिस्तान के सेना के मंसूबों को नाकाम करते हुए एक बार फिर से विश्व की जो सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं, चोटियां हैं, उन पे तिरंगा झंडा लहराया था। और उसी जोश, उसी क्रम में हम आज कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम का आगे बताएंगे अनुष्का। तो यही कहेंगे कि हम सैनिकों के प्रति अपना व्यवहार, अपनी इज्जत, अपना सम्मान उनको दें और साथ में अपने देश के प्रति वो वफादार रहें और देश की सेवा करें। सर यहाँ पे प्रोग्राम में डीएम साहब का प्रोग्राम लगा था, डीएम साहब अभी तक नहीं आए, क्या कहना चाहेंगे? वैसे हम लोग टाइम के बड़े पाबंद होते हैं, काफ़ी देर इंतजार किया, साहब आने के लिए कह रहे हैं, करीब 1 घंटा देर साहब का इंतजार करेंगे, क्योंकि वो हमारे प्रेसिडेंट भी हैं। रुक जा
आ जाइए सर। ठीक ठीक एकदम पीछे हुआ था, पीछे पक्का आ जाइए। हाथ जाओ दरिया, लेकिन किसी दरिया में समुंदर नहीं गिरता। ये भारतीय जनता पार्टी समुंदर है, समुंदर। और कभी कभी ज्वार भाटा इसीलिए आता है, ज्वार भाटा आता है तो जो भी कचरे समुंदर में जाते हैं, एक दिन ज्वार भाटा आता है, कचरे सब बाहर हो जाते हैं। तो वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी में रह करके, पार्टी अपनी मां जैसी होती है, और भारतीय जनता पार्टी में रह करके अगर भारतीय जनता पार्टी के वसूलों के विरुद्ध, नीतियों के विरुद्ध हैं, या तो उनको अपना रास्ता देख लेना चाहिए, या तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ चलना चाहिए। मेरी शिकायत नहीं है, मैं भी किसी विचारधारा में था। किसी ने कहा कृपा शंकर का कांग्रेसी कल्चर अभी भी चल रहा है। कृपा शंकर एंड कंपनी मेरी कंपनी होती, उसका है कि आता उसी कंपनी में मैनेजर बन काम करता। मेरी कोई कंपनी नहीं है, मेरी एक पार्टी है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। जब जहां जैसी जरूरत पड़ेगी, और बहुत हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। एकाध दरोगा गड़बड़ कर रहा था, सबने प्रयास किया, जब जाना चाहिए तो नहीं किया, चला गया, ऐसा नहीं है। लेकिन कार्यकर्ता कभी भी पुलिस स्टेशन में या तहसीलदार के यहाँ जाएगा, उसकी नहीं सुनी जाएगी जब तक हमारा पार्टी का मुखिया, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो हमारा जिला का अध्यक्ष हो, चाहे हमारा ये क्या ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे हमारा जिला समिति हो, चाहे सदस्य हो, वो उसकी अगुवाई नहीं करेगा। कार्यकर्ताओं को कोई तवज्जो देने वाला नहीं है। मैं आज से आपको प्रार्थना करता हूँ, भूल जाओ पुरानी बात। आपका लक्ष्य 2027 है, और 2027 के पहले एक बात तय कर लो कि हमारा विधायक, हमारा मंत्री, हमारा बीडीओ, हमारा पार्टी पदाधिकारी, वो सब साथ चल के हम काम करेंगे, और काम करने के साथ साथ आपका सम्मान हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसीलिए तय किया था। आपने मुझे बहुत मालाएं पहनाई, आपने पसीने बहाए। आज एक मौका था, उन तमाम मतदाताओं को हम माला तो नहीं पहना सकते, लेकिन मेरे संदेश आप जरूर दे देना उन तमाम मतदाताओं को। उनके लिए मैं नतमस्तक होता हूँ, सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। और कृपा शंकर आपका है, जौनपुर का है, जौनपुर का रहेगा, और जौनपुर के कोई विकास काम में मेरी कोशिश होगी, मेरा एक कदम आगे चले, और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी सुविधाएं आनी है, चाहे हमारे मंत्री महोदय का हो, चाहे मुख्यमंत्री की तरफ से भेजा गया प्रस्ताव हो, जौनपुर जनपद के विकास के लिए मैं तत्पर हूँ, तत्पर रहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। निश्चित रूप से बीती का ही विसार दे, आगे की सुध ले। निश्चित रूप से आपने हम सबका जो मार्गदर्शन किया, और जनपद को भी आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। मैं यहाँ बैठे एक मित्रों, इसके पूर्व की हम सब अपने जौनपुर सदर विधानसभा के विधायक, राज्य सरकार में मंत्री आदरणीय गिरीश चंद्र यादव जी को सुने। उसके पूर्व जो अपने पदाधिकारीगण विभिन्न व्यवस्थाओं में लगे थे या कुछ विलंब से आ सके थे, मैं मंडल एक मंडल से बुला रहा हूँ, वो कृपया आए। और माननीय मंत्री जी, आदरणीय मंडल अध्यक्ष की उपस्थिति है। मैं इमरान खान जी नगर के महामंत्री हैं, महामंत्री हैं। मैं एक तरफ से नाम ले रहा हूँ, कृपया वो मंच पर आए। मनीष सोलकर जी, सारिका सोनी जी, अनिल जायसवाल जी, चुनाव संपन्न होने के बाद में पहली बात इसलिए मैं सभी साथियों को जिन लोगों ने चुनाव जिताने में एक एक कदम चल करके राष्ट्रीय
अध्यक्ष के सम्मान में भाने में कतार में लंबी करने अपनी भूमिका निभाई। उन्हें बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और जिन लोगों ने हराने में कोई कसर को नहीं छोड़ी उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कल जो लोग पार्टी के विरोध में काम किए वो बख्शे नहीं गए। मैं माननीय मंत्री जी, आप जिले के बड़े नेता हैं, हमारे कराकत में खूब जोर शोर से और बिहार में एक शोर मचाया गया कि 4 सीट भी पहले जीतेगी तो प्रधानमंत्री, 4 सीट भी जीत जाएंगे प्रधानमंत्री हो जाएंगे। यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष, सुनिए अध्यक्ष, यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष के सामने जो होने दीजिए ना, वीडियो होने दीजिए, जो है सदन के मानी बैठक में कह रही है, तो जो किया है लोगों ने कहा कि 1 लाख वोट से अभी हराएंगे और 27 में भी हराएंगे। ये उन लोगों के स्टेटमेंट है जो टिकट मांगने का आखिरी दिन तक जो है कि वहाँ खड़े ले जाते हैं। उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ, उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ और उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ जो यह कहते थे बैठ कर तक तो 1 सीट समाजवादी पार्टी है, बाकी सारी सीटें समाजवादी पार्टी आ रही है। उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूँ। कैसे लोग कैसे समाजवादी कुर्सी में चिपक रहे, कैसे बैठते, थोड़ा हो जाएगा, थोड़ा बवासीर हो जाएगा ऐसे लोगों को। जो लोग अखिलेश जी के कतार को लंबी करने के बजाय कतार को कमजोर करने के अर्थ है, आज पूरे देश की राजनीति में माननीय अखिलेश जी यादव का राजनीतिक परचम लहरा रहा है। समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी हो गई पूरे देश में। माननीय अखिलेश जी का मान सम्मान ऊंचाइयों पर है, बढ़ा है। उस मान सम्मान को बढ़ाने के बजाय टिकट मांगना कोई गलत चीज़ है, लास्ट तक मांगो, लेकिन टिकट मिलने के बाद अगर दल की प्रतिष्ठा है, पार्टी की प्रतिष्ठा है, तो दल के लिए काम करना है। मैं कई बार कह चुका हूँ, कभी कभी बातों में पार्टी ने भी कहा कि RSS की स्लीपिंग सेल हर पार्टी में काम करता है, कांग्रेस में भी है, सपा में हर जगह है। वो जब समय आता तो अपना काम करने लगती है। पहले जब बच्चा पैदा होता था तो जंगफुटी पिलाई जाती है, वैसे ही RSS में लोगों को छूट की जंगफुटी पिलाई जाती है। दूसरी उसको छिटिक फुटिक करके सपा ले भी है। जब जो वक्त आता है तो मजबूती के साथ भाजपा को मजबूत करने लग जाता है कि भाजपा किसी भी तरह मजबूत हो। ऐसे भी लोग हैं। आज ये संविधान मान स्तंभ दिवस का कार्यक्रम है। मैं महाराजा साहू राजीव जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, कोट में नमन करूंगा कि 1902 में उन्होंने आरक्षण की शुरुआत किया था। इसलिए बहुत कुछ व्यवस्थाएं थी, अंग्रेजों के शासन काल में भी तमाम व्यवस्था जो है समाप्त हुई थी धीरे धीरे। आरक्षण का, शिक्षा का दरवाजा अंग्रेजों के शासन काल में खुला। महात्मा ज्योतिबा फुले जो है जो विद्यालय खोल के शिक्षा दीक्षा देने का काम करते थे। उनकी पत्नी जो है उन्होंने भी, ज्योतिबा फुले ने भी स्कूल खोला। जब महिलाएं पढ़ने जाती थी तो उन्हें डंडल से मार के भगाया जाता था और आज दिमाग से मार के भगाया जा रहा है। ये देखिए, प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है वह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम को आपको अवगत कराना है, जनपद वासियों को अवगत कराना है। यह कार्यक्रम देश के टॉप 50 डॉक्टरों का जौनपुर में आयोजित होने वाला है, जिसकी तिथि 15 और 16 दिसंबर को तय की गई है, जिसमें देश के हर क्षेत्र के टॉप 50 डॉक्टर, चाहे वो एम्स के हों, चाहे अपोलो हॉस्पिटल के हों, जो भी विशेषज्ञ हैं, देश के श्रेष्ठ डॉक्टर, उनको इस कार्यक्रम में बुलाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि जौनपुर के डॉक्टरों को सशक्त करें और इसके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि हमारी जौनपुर में एक ऐसी व्यवस्था बन सके जिससे कम से कम स्वास्थ्य में किसी को कभी ये पछताना ना पड़े कि मैं जौनपुर से हूँ, इस वजह से मैं अपने आप को बचा ना सका या अपने संबंधियों को नहीं बचा सका। जौनपुर के किस तरीके के मरीज यहाँ पे आके इलाज करा सकते हैं जो कहीं? देखिए, इसमें कार्डियोलॉजी मतलब आपके हार्ट के भी डॉक्टर्स आ रहे हैं स्पेशलिस्ट, इसमें ऑन्कोलॉजी कैंसर के भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर आ रहे हैं। मीन्स जितने भी फील्ड्स हैं जो आमतौर पे बीमारियां हैं उसके विशेषज्ञ यहाँ पे आ रहे हैं। और एक पॉइंट हमारा बनाने का उद्देश्य है जिसको लेकर अभी डॉक्टरों से मेरी चर्चा हो रही है कि देश के जो टॉप डॉक्टर हैं हर श्रेणी के, वह एक बार महीने में हमारे यहाँ विजिट करें और जो भी क्रिटिकल केसेस हैं उनकी एक सही डायग्नोसिस और काउंसलिंग कर सकें। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई डॉक्टर बाहर से आके जौनपुर में हमेशा मजबूत नहीं कर सकता, इसलिए हमारी जो विचारधारा है जिसको हम लोगों ने प्लान किया है वह यह है कि वो बड़े डॉक्टर जिनको पूरा अनुभव है, जो दिल्ली, मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटी में काम करते हैं,
चाहे वो मेदांता के हों, चाहे कोई भी बड़े मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हों, उन सारे हॉस्पिटल्स के डॉक्टरों को यहाँ के डॉक्टरों से कनेक्ट किया जाए और कोई पॉइंट ऐसा बनाया जाए जहाँ पे जो क्रिटिकल केस है डॉक्टर सूचना देके उन डॉक्टरों से एक कंसल्टेशन प्रॉपर करा के उनकी जान बचाई जा सके। जगह कुछ फिक्स हुआ है कहाँ पे कैंप लगेगा? अभी देखिए, इसके लिए जौनपुर में अभी हम लोगों की चर्चा चल रही है और बड़ी बात ये है क्योंकि पूरे देश के श्रेष्ठ डॉक्टर्स आ रहे हैं, तो हमारे लोग की योजना में ये है किसी हॉस्पिटल को जगह ना बना के किसी एक केंद्र ऐसा बनाया जाए, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल बड़े ट्रेड के लोग आ रहे हैं, तो छोटे हॉस्पिटल में शायद आने से एक बार उनको वो हो, या ये बिजनेस स्वरूप मैं इसको नहीं देना चाहता। इसलिए एक पॉइंट बनाया जाएगा जहाँ पे सूचना इकट्ठा करके डॉक्टरों को अवगत कराया जाएगा। उसके बाद देखेंगे जो, क्योंकि देखिए ये कोई फ़ायदे का सौदा नहीं हो रहा है, यहाँ पे ज़मीनी स्तर पे कुछ बदलाव के लिए कार्य किया जा रहा है। तो जो भी हॉस्पिटल जौनपुर का आगे आएगा और वह निस्वार्थ भाव से इस हमारे अभियान में साथ होगा, तो हम विचार करेंगे उसको यहाँ का पॉइंट बनाने का। आने वाले मरीजों को नहीं, देखिए अभी का जो है जो उनकी कंसल्टेशन होगी उसकी फ़ीस तो नहीं होगी, लेकिन हाँ अगर वो मान लीजिए कोई ऑन्कोलॉजिस्ट है, उसका ट्रीटमेंट है, जैसे इस कैंसर की बीमारी है तो उसके ट्रीटमेंट में तो जो खर्चे आएंगे वो तो वहन करना होगा, लेकिन हमारा ये रहेगा सबसे पहला प्रायोरिटी कि गलत ट्रीटमेंट, गलत डायग्नोसिस ना हो पाए और वह एक सही दिशा में सही तरीके का ट्रीटमेंट दिया जा सके। कब तक होने की उम्मीद है? कार्यक्रम का जो डेट फिक्स किया गया है वह 15 और 16 दिसंबर 2024 को रखा गया है और इसी डेट को प्रोग्राम होगा और ये प्रोग्राम जो होगा उसका वेन्यू आप लोगों को जल्द ही अवगत करा दिया जाएगा। कितने डॉक्टरों का आने की संभावना है? देश के टॉप 50 डॉक्टर इसमें शामिल होंगे। तो देश के टॉप 50 डॉक्टरों की बात क्या कर रहे हैं, उसमें से क्या कुछ जिले के भी लोग रहेंगे? देखिए सर, जो मुख्यतः मूल बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जिले के डॉक्टर रहेंगे क्या, पूर्वांचल के डॉक्टर भी रहेंगे, लेकिन वो एक श्रोता रहेंगे। जो हमने वक्ता रखा है वो 50 टॉप डॉक्टरों को रखा है, क्योंकि हमारा जो मैसेज है वो बहुत क्लियर है कि हम जौनपुर में रह के अगर कभी ये मिस करते हैं कि हम एम्स दिल्ली में होते, मेदांता मुंबई में होते, तो शायद हम बेहतर करते। वो मलाल कभी किसी को ना रह जाए, एक एक्सेसिबिलिटी मिले, ये प्रथम उद्देश्य में है। ये कार्यक्रम किस संस्था या किस प्रायोरिटी के माध्यम से किया जा रहा है? ये संस्था आइडियल वर्ल्ड एजुकेशन, जो कि हमारी संस्था है, जिसमें 30 राज्य के प्रिंसिपल प्रोफेसर वाइस चांसलर संपूर्ण देश में कार्य करते हैं। क्योंकि मैं जौनपुर का हूँ, इसलिए जौनपुर के लिए हमेशा प्रयासरत रहा हूँ और यह कार्यक्रम भी मैंने जौनपुर को चुना है। कार्य क्षेत्र तो मेरा पूरा हिंदुस्तान है, लेकिन जौनपुर को मैंने इसलिए रखा है कि जौनपुर हमारी मातृभूमि है और दिखावा के लिए नेता नहीं बनना, दिखावा के लिए कोई ऐसा काम नहीं करना। सच में अगर हम कुछ कर सकें अपने बौद्धिक स्तर पे, तो वो करने के लिए मेरा प्रयास है कि हम वाकई में लोगों को लाभ पहुंचा सकें। इसको लेकर हम कार्य कर रहे हैं। अभी तक कितने डॉक्टर से लगभग 20 डॉक्टरों से मेरी बातचीत हो चुकी है, जो हमारे विचारों से काफ़ी सहमत भी हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो पल्मोनोलॉजी के डॉक्टर हैं और एम्स के पुराने डायरेक्टर हैं, आप सभी लोग अवगत होंगे उनके नाम से, उनसे मेरी बातचीत हो गई है। वो आने के लिए अपनी तत्परता जताए हैं, क्योंकि इस अभियान को लेकर जब उन्होंने सुना, एक डेटा हम लोगों ने जारी किया था कि कितने ही अगर 1 करोड़ मरीज पूरे पूर्वांचल या पूरे प्रदेश से निकलते हैं तो उसमें से 60% लोगों की एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण उनके साथ आपदा आ जाती है और जो केस बहुत क्रिटिकल नहीं होते वो भी बहुत क्रिटिकल बन जाते हैं। इन सारी चीज़ों को विचार करने के बाद हमने सारे डॉक्टरों से जब इसके बारे में चर्चा की, तो मैं ये नहीं कहूँगा बड़े डॉक्टर बड़ी फीस जो बात लोग करते हैं, जो बहुत श्रेष्ठ डॉक्टर हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के बारे में भी सोचते हैं। तो मैंने डॉक्टरों से कहा कि अगर आप इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, न सिर्फ आप जौनपुर बल्कि आप पूरे देश के छोटे शहरों के लिए एक मिसाल का कार्य करेंगे, 1 करोड़ों की जनसंख्या को छूने का कार्य करेंगे, जहाँ पे लोग सही उपचार ना मिलने के कारण बहुत कुछ उनको सहना पड़ जाता है। तो बहुत से डॉक्टर इस पर एग्री हुए और मुझे पूरा विश्वास है कि सारे 50 डॉक्टर जो हमने टारगेट किए हैं, आपको अगर उसकी लिस्ट चाहेगी तो वो भी मिल जाएगी। वो सारे के सारे डॉक्टर्स जौनपुर में ज़रूर आएंगे। और चूँकि आज भले ही मैं पूरे राष्ट्र को नेतृत्व कर रहा हूँ आज के डेट में आइडियल वर्ल्ड एजुकेशन के माध्यम से, लेकिन हमारा ये मानना है कि हमारा जौनपुर बहुत क्षमता रखता है। हमारे जौनपुर में वो क्षमता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ आपदा होता है वहाँ अवसर भी होता है। आज अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ की चीज़ें ये खराब है वो खराब है, अक्सर लोग कोसते हुए मिलते हैं। मैं कहता हूँ वहाँ अवसर भी उतने हैं उसको बनाने के, और इसी उद्देश्य के साथ
एक सकारात्मक सोच के साथ ये पहल हमने की है।